नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मुकेश बैरागी मैथ्स में। और आज हम तीसरा अध्याय लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का। 2 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिए हैं और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उनका आपको अच्छे से अभ्यास करना है। वो दोनों अध्याय आपको अगर अच्छे से समझ में आ गए हो तो आप इस तीसरे अध्याय पर आ सकते हो, और अगर आपने 2 अध्याय पूरे नहीं किए हैं तो उन वीडियोज़ को आप पूरा देखें। चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और नाम है अध्याय 3, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज आपका जो अध्याय है 3 है उसमें लिखा हुआ है 2 चर वाले। अब अपने को क्या करना है कि एक एक शब्द का हम अध्याय का जो नाम है उसका अर्थ यहाँ समझने वाले हैं। 2 चर का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर 2 चर नजर आएंगे, एक्स वाई यू वी या कुछ भी 2 चर नजर आएंगे। 2 चर वाले रैखिक का अर्थ होता है, रैखिक समीकरण का मतलब होता है कि वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 1 होती है। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब होता है कि आपको 2 समीकरणें नजर आएगी जो कि 2 चरों वाली होगी और जिनकी घात अधिकतम 1 होगी। यहाँ मैं आपको समीकरण एक बना के बता सकता हूँ कि x प्लस 2y बराबर 4। तो ये एक समीकरण है। क्या है? समीकरण है। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि समीकरण क्या चीज होती है। समीकरण का मतलब होता है कि समीकरण का अर्थ ये होता है कि जिसमें बराबर का चिन्ह होता है और दोनों तरफ कुछ न कुछ होता है और बीच में बराबर होना चाहिए। बहुपद जो इससे पहले हमने पढ़ा था उसमें और समीकरण में क्या फर्क है ये आपको भी पता होना चाहिए। तो एक इस तरीके से एक व्यंजक लिखा होता है और जिसकी घात पूर्ण संख्या में होती है उसको अपन बहुपद कहते हैं। इससे पिछले वाले अध्याय में हमने जाना था। क्या फर्क है इन दोनों में? तो इन दोनों में मुख्यतः ये फर्क होता है कि इसमें आपको बराबर का चिन्ह नजर नहीं आता है और इसमें बराबर का चिन्ह नजर आता है। तो यही फर्क है मूलभूत समीकरण और बहुपद में। तो ये समीकरण है। अब समीकरण क्या होता है इस चीज को आपको समझना चाहिए। समीकरण जो बनता है वो चर और अचर से मिलके बनता है। तो जो अचर होता है वो तो हमें पता है क्या है, जो अचर है वो तो हमें पता है कि क्या है, परंतु जो चर होते हैं उनका मान हमें पता नहीं होता है। तो समीकरण जो बनाया जाता है वो दैनिक जीवन की जो समस्या है, चाहे वो शाब्दिक समस्या हो, तो उस समस्या को हम गणितीय रूप में जब लिख देते हैं तो एक समीकरण बन जाता है। अब मैं आपको इसको शब्दों में बोल के बताता हूँ। जो गणितीय कथन यहाँ पे लिख रखा है समीकरण के रूप में, इसको मैं शब्दों में बोल के बताता हूँ कि यह समीकरण कैसे बना होगा। एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मैंने समीकरण लिख रखी है x प्लस 2y बराबर 4। तो इसको अपन हिंदी में कैसे बोलेंगे कि पहली संख्या, एक पहली संख्या है, इस पहली संख्या में दूसरी संख्या का 2 गुना जोड़ने पर 4 आता है। 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या हमने y मान रखी है। तो पहली संख्या में दूसरी संख्या का 2 गुना जोड़ने पर 4 आता है। तो वह दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? ठीक है। तो इस तरीके से कोई समस्या होती है तो उसको सुन के अपन गणितीय रूप में जब लिख देते हैं तो वह एक समीकरण कहलाता है। और समीकरण क्यों बनाया जाता है? क्योंकि समीकरण हमारी समस्या को हल करने में मददगार होता है। तो यहाँ पे एक समीकरण है x प्लस 2y बराबर 4। तो यह कौन सा समीकरण हुआ? यह रैखिक समीकरण हुआ क्योंकि इसकी जो अधिकतम घात है वो 1 है। यहाँ पर कोई घात नहीं दिख रही है आपको, इसका अर्थ है कि इनकी अधिकतम घात 1 है। तो यहाँ पे आया रैखिक, आपको समझ में आ गया होगा। रैखिक समीकरण युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? युग्म का मतलब होता है जोड़ा। जैसे मैं अगर यहाँ एक समीकरण और लिख दूं 3x प्लस 2 3x प्लस 4y बराबर 7। इस तरीके से मैं अगर 2 समीकरणें आपके सामने लिखता हूँ तो इन 2 समीकरणों को आप ध्यान से देखो कि दोनों ही रैखिक समीकरणें हैं और ये एक जोड़े के रूप में, एक युग्म के रूप में, इसीलिए इसका नाम पड़ा रैखिक समीकरण युग्म।
तो अध्याय में जो लिखी हुई बात है उससे उसके माध्यम से मैंने आपको दो समीकरणों के उदाहरण लिख के बताया है कि इसका अर्थ क्या होता है। तो अब हम इस अध्याय में आगे बढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो ये एक मैंने समीकरण लिखा है, तो अब इस समीकरण को अपने को हल करना आना चाहिए। समीकरण को हल करना आना चाहिए, जैसे कि अभी आपको अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो ठीक, नहीं तो एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको लेके बताता हूँ कि जैसे कि वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी संख्या है जिसमें से 10 घटाएं, वह कौन सी संख्या है जिसमें से 10 घटाएं और 30 आ जाए। वह कौन सी संख्या है जिसमें से 10 घटाएं और 30 आ जाए। तो अब आपको ये चीज समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि छोटी छोटी समस्याएं हम वैसे ही हल कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, वह कौन सी संख्या है जिसमें से 10 घटाएं और 30 आ जाए, तो 40 है वो। तो बिना समीकरण बनाए हम पहचान गए हैं कि क्या उत्तर आने वाला है, परंतु हमने समीकरण यहाँ बना दिए, यानी कि अपने समस्या सुनी और उसके आधार पर हमने समीकरण बनाया है। तो अभी जो आपका 40 आया वही 40 यहाँ समीकरण से आने वाला है। तो देखो, अब समीकरण को हल करने का मतलब है कि जो चर है उसका मान निकालना। तो x यही रखेंगे। समीकरण को हल करने का मतलब है चर का मान निकालना, और चर का मान निकालने के लिए उस चर को एक तरफ अकेला करना होता है, यानी कि उसके जो पास में है उसको इधर भेजना पड़ता है। यहाँ पे 30 लिखा और ये -10 प्लस का माइनस का है तो इधर आया तो प्लस का हो गया, और इस तरीके से जो x का मान आ गया वो 40 आ गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वह कौन सी संख्या है जिसमें से 10 घटाएं 30 आता है, तो वह 40 है। ये था समीकरण का बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में आया होगा। अब इससे अपन ऊपर उठ रहे हैं और अभी अपना सामना दो समीकरणों से होता है। जो दो समीकरणें होती हैं वह आपस में जुड़ी हुई होती हैं, यानी कि वो अकेली अलग अलग नहीं होती। जैसे यहाँ पे दोनों समीकरण है, पहली और दूसरी, ये दोनों समीकरणें आपस में जुड़ी हुई है, इसलिए ये युग्म में है, इसीलिए इसका नाम युग्म पड़ा है, समीकरण युग्म। यानी कि किसी एक समस्या को देखकर इनके दो समीकरण बनाए गए हैं, और इन्हीं दोनों समीकरणों को अपने को हल करना आना चाहिए। तो सबसे पहले इस अध्याय में हम यही देखेंगे कि भाई एक समीकरण का तो हल हमें आता है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, पर जब दो समीकरण आ जाते हैं, दो चर आ जाते हैं, तो उनका हल कैसे होता है ये अपन आज इस अध्याय में सीखने वाले हैं। तो उसकी कुछ विधियां होती हैं, जिसमें से सबसे पहली जो विधि है उसके बारे में आज बात करेंगे अपन। तो सबसे पहली विधि हम लेते हैं, विलोपन विधि की बात कर लेते हैं। आज की क्लास में हम विलोपन विधि क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। विलोपन विधि, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि पदों को विलुप्त करना, पद को गायब करना क्या कहलाता है, विलोपन कहलाता है। तो मैं आप ही की किताब से कुछ उदाहरण लेता हूँ, एक आध उदाहरण के माध्यम से आपको बताता हूँ कि किस तरीके से अपन इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला उदाहरण लेता हूँ, प्रश्नवाली 3.4। देखो, प्रश्नवाली कौन सी ले रहा हूँ इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कोई चीज़ कैसे हल होती है उसका आपको पता लगना चाहिए। एक बार अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ सेट हो गई तो आपके सामने कोई सा भी सवाल आएगा आप कर लोगे, यानी कि तरीका आपको पता होना चाहिए। तो आप सबसे पहले सीखो कि विलोपन विधि से सवाल कैसे हल किया जाता है। तो प्रश्न वाली जो मेरे पास ये वाली किताब है, इसमें 3.4 में एक सवाल नंबर 2 दे रखा है। 3.4 में सवाल नंबर 2 दे रखा है, पहले का दूसरा सवाल दे रखा है, जो कि है 3x + 4y, 3x + 4y = 10 और 2x - 2y, 2x - 2y = 2। इस तरीके से अपने को जब परीक्षा में विलोपन विधि से दो समीकरणें दी और उनको हल करने के लिए बोला जाता है, तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखेंगे
और उसके बाद दोनों समीकरणें लिखेंगे और समीकरण का नाम दे देंगे, पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। तो इस तरीके से अपने को ये काम करना है। और नाम क्या है विधि का? विलोपन विधि से हम यहाँ पर x और y का मान निकालेंगे। तो इस तरीके से अपने को हल लिखना है और समीकरण लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से इन समीकरणों को यहाँ लिखेंगे। 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। तो विलोपन विधि, इसका अर्थ है कि विलोपन करना, गायब करना। या तो x वाले पद को गायब करो या y वाले पद को गायब करना है। तो जो आपकी इच्छा हो किसी को भी आप गायब कर सकते हो। तो गायब करने का जो तरीका होता है वह होता है कि दो पद, इन दोनों को जीरो करना है। इसका मतलब है कि इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। तो बराबर हो जाएगा तो फिर हम घटा लेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। एक तरीका ये होता है। तो देखो ये बराबर है क्या? नहीं है। ये बराबर है क्या? नहीं है। तो इनको बराबर करना पड़ेगा। तो कैसे बराबर करते हैं? हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा कराना पड़ेगा। किसका गुणा कराना पड़ेगा? अपने को अब ये देखना है कि किसको गायब कर रहे हैं हमें, 3x और 2x को, इनको खत्म करना है या इनको खत्म करना है। तो अगर मेरी इच्छा है कि इनको खत्म करना है, तो इनको खत्म करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये जो 2 है इसका गुणा इस समीकरण में होगा 2 में, और ये जो 3 है इसका गुणा इस समीकरण में होगा। इस समीकरण में होगा यानी कि केवल इसमें नहीं होगा, पूरी समीकरण में होगा। ये कोष्टक लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि पूरी समीकरण में इसका गुणा होगा। तो पूरी समीकरण में गुणा होगा तो क्या आएगा, देखो स्टेप बाय स्टेप देखना। 2 किया 6x + 2 चौक 8 y बराबर 10 दूना 20। उसके बाद 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। अब आपको यहाँ पर पता चल गया होगा, सॉरी ये यदि तो का चिन्ह यहाँ नहीं लगाएंगे, ये स्थितियाँ थी तो इसलिए दोनों स्थितियाँ प्रकट हुई है, ये अपने को पता चल गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि दो समीकरणें आ गई। क्या आ गई है? दो समीकरणें आ गई हैं गुणा कराने के बाद में। तो जैसे ही गुणा हो जाता है तो आप देखो ये 6x और 6x एक जैसे आ गए। अब इन 6x को गायब करना है तो अपने को इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाना पड़ेगा, और जैसे ही इस समीकरण को घटाना होगा तो उसके लिए घटाव का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और वह घटाव का चिन्ह इन सब पर काम करेगा, यानी माइनस का गुणा पूरे समीकरण में होगा। तो जैसे ही माइनस का गुणा पूरे समीकरण में होगा तो हर एक पद का चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस का था तो प्लस का हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस का हो गया है। फिर अपने को एक लाइन खींच देनी है। अब आप देखो ये 6x प्लस का है और ये 6x माइनस का है, ये दोनों खत्म हो गए यानी जीरो हो गए यानी घट गए। अब इनको देखो ये 8y प्लस का है और ये 6y भी प्लस का है, तो कितना y हो गया? 8 और 6 14y। उसके बाद ये 20 और ये माइनस का 6, 20 में से 6 गया तो कितना बचा? 14। तो इस तरीके से हम y का मान कैसे निकलेगा? y के गुणे में क्या है? 14, तो यहाँ 14 लिखा और 14 नीचे लिखा, y के गुणे में था तो आ गया, तो y का मान क्या आ गया? 1। तो इस तरीके से विलोपन विधि से हमने एक चर का मान तो निकाल लिया है। अब दूसरा जो चर है वो x का मान निकालना, और x का मान कैसे निकलेगा? ये जो y का मान आया है इसको किसी भी समीकरण में आप रख दो तो x का मान आ जाएगा। जो आपको सरल दिख रही है उसमें मान रख सकते हो। तो यहाँ पर समीकरण लिखेंगे 2 से, समीकरण 2 में x y बराबर 1 रखने पर, y बराबर 1 रखने पर, समीकरण 2 में y बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण जो 2 है क्या है? 2, 2x माइनस 2y बराबर 2। देखो एक चीज आपको यहाँ नजर आ रही है, सब में 2 2 दिख रहा है, यानी सब में 2 2 कॉमन आ सकता है, यानी सब में 2 2 का भाग लग सकता है। तो यूँ समझो कि दोनों ही पक्षों में 2 का भाग लग गया, तो दोनों ही पक्षों में 2 का भाग लगेगा तो सब 2 गायब हो गए, x माइनस वाई बराबर 2। अब x का मान अपने को निकालना है तो x ऐसे रहेगा, और y का मान क्या आ गया? 1। तो y का मान 1 आया तो y के स्थान पे 1 आ गया बराबर 2। तो देखो x का मान कैसे आएगा? ये एक समीकरण है और x का मान निकालना है, मतलब x को अकेला करना होगा। तो x को अकेला कर दिया तो इसके साथ वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 लिखा गया और ये -1 था तो यहाँ +1 हो गया है। तो x का मान क्या आ गया? 2 और 1 3। तो ये x का मान आया है
और ये y का मान आया है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये जो मान निकाले वो सही है या गलत, तो उसे कहते हैं हम समीकरण संतुष्ट करना। क्या कहते हैं उसे? समीकरण संतुष्ट करना। यानी कि इन x और y के मानों को हम किसी भी समीकरण में रख के देख सकते हैं कि क्या ये दोनों मान जो हमने निकाले हैं वो सही है या नहीं। तो हम यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको कोई से भी समीकरण जो सरल दिख रही है आप 2 में रखो। देखो मैं इस 2 वाले समीकरण को थोड़ा अपडेट कर देता हूँ, थोड़ा सुधार देता हूँ, क्योंकि सब में 2 का भाग जा रहा है, इसको और सरल बना देते हैं। x माइनस वाई बराबर 1। सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मेरे से गलती हुई है। 2x माइनस 2y और 2 है, तो जब 2 का दोनों तरफ भाग लग गया तो यहाँ पे क्या आ गया? x और y आ गया। ये 2 भी तो गायब होगा, यहाँ पर ये 2 हटाना होगा अपने को। 2 नहीं आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी ये 1 है, और 1 और 1 कितना हो गया? 2। ये थोड़ा आप सुधार कर लें। तो देखो यह समीकरण जो आई है जिसको अपने अपडेट किया उसका 3 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। या इसको 2 डेश लगा दे ताकि आपको पता रहेगा कि ये 2 का ही अपडेट हो। तो अपने को क्या करना है? x और y के मान को समीकरण 2 डेश में रख देते हैं। तो समीकरण 2 डेश, समीकरण 2 डेश नाम की जो समीकरण है उसमें मान रख देते हैं। समीकरण 2 डेश क्या है? x माइनस वाई बराबर 1। आपको मैं बताना चाहूँगा ये दोनों ही समीकरण आपस में बराबर हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये समीकरण जो आई है इसी से आई है, ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x माइनस वाई बराबर 1, इस समीकरण में हम x और y के मान रख देंगे। तो x का मान क्या है? 2, y का मान क्या है? 1। तो 2 में से सॉरी, और ये 1 यहाँ पे आ गया, तो देखो 2 में से 1 गया तो 1 बराबर 1। तो हमने देखा कि जब हम इस समीकरण में मान रखते हैं तो दोनों ही पक्ष बराबर आ गए हैं। उसके लिए भी आप चेक कर सकते हो, समीकरण 1 में रख के देख लो। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 3x का मान क्या है? गुणा 2। ध्यान रखना ये x और 3 के बीच में कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह होता है। x का मान क्या है? 2 प्लस 4 y का मतलब क्या होता है? 1, यहाँ 1 है बराबर 10। तो देखो 3 दूनी 6, 4 एकम 4 बराबर 10। तो 6 और 4 कितना होता है? 10। ये क्या होता है? 10। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि दूसरी समीकरण भी संतुष्ट हो चुकी है, यानी कि प्रसन्न हो चुकी है। तो इस तरीके से हम जो मान आता है उनको समीकरण में रख के चेक कर सकते हैं कि जो हमने निकाला है वो सही है या नहीं। तो ये पता चल गया है कि ये दोनों ही समीकरण संतुष्ट हो गई है। इसका अर्थ है कि हमने x का मान और y का मान जो विलोपन विधि से निकाला है वह बिल्कुल सही निकला है। तो आज की जो क्लास है हम यही एंड करेंगे। तो आपको मैं कहूँगा कि विलोपन विधि की जितनी भी ऐसी समीकरणें बनती हैं उसको मैंने जो तरीका बताया उससे कोशिश करें और हल करके देखें कि आपका आंसर उत्तर आ रहा है या नहीं। मुझे उम्मीद है कि मैंने जिस तरीके से आपको बताया है बिल्कुल सिंपल तरीके से, उसी तरीके से आप अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका बिल्कुल सही उत्तर आने वाला है। तो क्लास को आज यही एंड करते हैं और अगले क्लास में हम मिलते हैं जिसमें हम और भी जो विधियाँ हैं उसको कवर करेंगे और इसके गहराई में जाएंगे और इस अध्याय को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।